regarding the sessions, previous sessions? कोई क्वेरी है बेटा? नो सर। ओके, तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग पहले, फिर उनको डिसाइड करेंगे और कुछ उस पर डिस्कशन होगा। तो सबसे पहला लिखिए वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, फिर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, extraneous variables, then control, सर सेकंड पॉइंट बता दीजिए फिर से। extraneous variables, then third control, fourth confounded relationship, confounded relationship, then research hypothesis, फिर अगला experimental and non-experimental hypothesis testing research, experimental and non-experimental hypothesis testing research, then next one experimental and control groups, then treatments, then experiment, कैमरा तो खुला ही नहीं था मैंने, then experimental units, ये एक रिसर्च डिज़ाइन में एक पूरा आपके लिए कि कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूज़ होते हैं, विच टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स यूज इन द रिसर्च डिज़ाइन। अब तक आपको ये पता हो गया कि रिसर्च होती क्या है, फिर आपको ये भी पता हो गया कि इसका प्रोसेस क्या है, कहाँ से चलेंगे कहाँ तक पहुँचेंगे, तो क्या क्या चीज़ इसमें लगने वाली है। नाउ व्हाट इज़ योर डिज़ाइन, कोई भी अब आपको ये पता हो गया कि करना है और कैसे कैसे करना है, पर कहाँ तक करना है, क्या एरिया डिसाइड होगा, कैसे करना है, ये डिज़ाइन है। मीन्स यू हैव टू क्रिएट अ बाउंड्री। आपको कोई बाउंड्री बनानी पड़ेगी, मकान है तो कोई नक्शा होना चाहिए। अब आपको ये पता हो गया कि आपको मकान बनाना है, बनता कैसे है, इसमें बनेगा क्या क्या, कहाँ से सामान लेंगे, क्या मिस्त्री है, और फिर ऐसे बन के खड़ा होगा। लेकिन सम डिज़ाइन यू हैव टू नीड कि बेसमेंट देना है कि नहीं देना है, कि कहाँ से क्या करना है, दैट इज़ द ऑल डिज़ाइन। फिर इस पे वो आपके सारे आगे काम चलेंगे। तो अब डिज़ाइन में कॉन्सेप्ट क्या क्या चलते हैं ये आपने नोट डाउन किए। तो लिखने वाली थोड़ी एक दो छोटी मोटी एक दो बातें और हो जाएं, इसके बाद हम लोग डिस्कशन की ओर चलेंगे अपने। तो व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। नाउ यू आर राइटिंग व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन में क्या टाइप्स हैं या उनको कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहला एक्सप्लोरेटरी, सेकंड कंक्लूसिव, एक्सप्लोरेटरी, देन कंक्लूसिव। अब कंक्लूसिव में आपके फिर आगे पार्ट्स आ जाएंगे। तो कंक्लूसिव में पहला पार्ट आप बनाएंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव
ओके, अब डिस्क्रिप्टिव में फिर आपके दो पार्ट बन जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव में फर्स्ट इज द केस स्टडी मेथड, सेकेंड स्टैटिस्टिकल मेथड। क्योंकि हम लोग यहाँ से चले थे, वहां पर बेस सेकेंड पॉइंट का था कंक्लूसिव, कंक्लूसिव में आया डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव में फर्दर 2 पॉइंट और बढ़ गए। तो कंक्लूसिव में जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड मेथड या क्लासिफिकेशन, दैट इज द कैजुअल रिसर्च। कैजुअल रिसर्च। और आखिरी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। तो ये आपकी एक बेसिक क्लासिफिकेशन हो गई, पहले कॉन्सेप्ट हो गए, तो अब इस पर हम लोगों को आगे आगे चलना है। तो रिसर्च डिजाइन में कॉन्सेप्ट क्या होगा? सबसे पहले आप कोई डिजाइन बनाने जा रहे हैं तो कोई कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि ये जो डिजाइन है इस पे कैसे काम होना है। माने तो वेरिएबल, सबसे पहला तो काम आपका वेरिएबल है। जो वेरिएबल आपके पास है वो उसको मुझे कैसे करना है ये पता होना चाहिए। तो जल्दी से मुझे बताइए, वेरिएबल्स किसको समझा जाए, या क्या वेरिएबल होते हैं हमारे उसमें, किस किस नेचर के होते हैं? वेरिएबल्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक, अब वेरिएबल किसको बोले हम लोग रिसर्च के हिसाब से? प्लीज, वेरिएबल्स किसको बोले? जो वेरी करता रहे अपने रिजल्ट्स को, चेंज करते रहे लगातार, दैट इज द वेरिएबल। तो वेरिएबल मीन्स वो डेटा जो बदलता रहे, जिसके ऊपर आपको काम करना है, जो चेंज हो रहा है। तो 2 तरीके के वेरिएबल होंगे आपके पास किसी भी रिसर्च में, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो ये वेरिएबल कैसे आपके डिसाइड हो, इसके बेस पर फर्दर यू कैन डिजाइन योर रिसर्च कि क्या डिजाइन इसकी बनेगी। तो बेसिकली आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो वेरिएबल्स हैं या इनमें क्या फर्क है। सबको अंदाजा होगा लगभग अधिकतर, ये क्वालिटेटिव जो क्वालिटी से रिलेटेड बात करे और क्वांटिटेटिव जो न्यूमेरिक वैल्यूज की बात करे। ओके, तो क्वालिटेटिव जो है, जो विच इज जस्ट रिलेटेड विद द क्वालिटी, इसको अगर मुझे गेज करना है, व्हेन वी आर गोइंग टू टेस्ट, अब कोई अंदर से कितना अच्छा है, कोई अंदर से कितना कैसा है, इसको भी तो गेज करने के लिए आई हैव टू मेक सम टाइप ऑफ, कोई तो आपको बेस बनाने पड़ेंगे। ऑन बेस यू कैन जस्ट गेज। मैंने बार बार आपको बोला है, किसी भी अगर चीज की तुलना करनी है तो कोई स्टार्ट या कोई एंड आपको पता होना चाहिए। आपके 5 फ्रेंड हैं और आपसे बोला जाए कि यार जरा इनके विषय में क्वालिटेटिव आपको कुछ बताना, तो आप क्या कर पाओगे जो कॉमनली लोग एकदम कर सकते हैं? हाँ, मिस्टर ए यार इस मामले में मिस्टर बी से अच्छे हैं, और मिस्टर ई इस मामले में बाकी चारों से अच्छे हैं। तो एक लेवल आप सेट कर रहे हो कंपैरिजन का, तो कर पा रहे हो, वरना क्वालिटी को आप कैसे गेज करेंगे? हाउ आर गोइंग टू गेज द क्वालिटी? ठीक, तो एक आइडिया केवल आपको मिल जाएगा। अगर जब तक आपके पास इस तरीके की कोई तैयारी नहीं है, देन हाउ कैन यू डिजाइन योर रिसर्च? और जब डिजाइन ही नहीं होगी तो हाउ कैन यू वर्क अपॉन इट? आगे काम कैसे होगा उस पर? चलिए, बेसिकली जो आपकी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं या क्वांटिटेटिव डेटा है, उसकी फर्दर क्या कैटेगरीज हैं, ये डेटा में आएगा तब हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी केवल इसके आप 4 तरीके लिख लीजिए कि क्या होता है ये। नंबर 1 नॉमिनल, सेकंड ऑर्डिनल, थर्ड इंटरवल, एंड फोर्थ रेशियो। ये 4 तरीके के प्रकार में आपका क्वांटिटेटिव डेटा बटा हुआ होता है। ठीक, अभी आपको ये पता है, इतना पता हो जाए बस। आगे तो अब जब आपके लिए आएगा पूरा इसका अलग से, तब इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्या ऑर्डिनल है, क्या नॉमिनल है, क्या इंटरवल है, क्या रेशियो है। क्योंकि अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग द रिसर्च डिजाइन, एंड इन द रिसर्च डिजाइन वी आर डिस्कसिंग द वेरिएबल।
तो वेरिएबल के दो तरीके होते हैं, ये आपको अभी पता हो जाए। और उसके बाद में एक जो हमारा वेरिएबल है वो क्वांटिटेटिव नेचर का हो सकता है और एक क्वालिटेटिव नेचर का हो सकता है। तो जहां हमको क्वांटिटेटिव पे काम करना है तो वो फर्दर इन 4 तरीकों में बढ़ सकता है, और जहां हमें क्वालिटेटिव पे काम करना है तो अब क्या चीज देखेंगे आप उसमें, एट्रीब्यूट्स। क्वालिटेटिव डेटा को गेज करने के लिए यू नीड एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का कुछ आपको निकालना पड़ेगा कि क्या ढूंढे, कैसे क्वालिटी किसी चीज में मानी जाए। तो सम एट्रीब्यूट्स यू हैव टू असाइन, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, वो हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक। तो वेरिएबल्स के बाद दूसरा पॉइंट हम लोग का आ रहा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। और आपकी जब भी रिसर्च डिजाइन बननी है, या इन द वेरी सिंपल टर्म्स जब भी रिसर्च करनी है, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी एरिया है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सिंपल टर्म्स में आपको लिखना, उसके बाद NEOUS एक्सट्रेनियस वेरिएबल। मतलब ये कुछ बाहर का है, इंटरनल नहीं है। मीन्स वट एवर आवर रिसर्च प्रॉब्लम इज एंड वट एवर द रिसर्च वी आर डूइंग, तो उसमें ये वेरिएबल बाहर का है लेकिन असर बहुत डाल सकता है, और इसके असर डालने से हमारे रिजल्ट भी गड़बड़ा सकते हैं। हमको इस पे फोकस करना है कि हमारी जो रिसर्च डिजाइन है इसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स के लिए कुछ जगह छोड़ी गई है, या उनको कैसे उनके इफेक्ट को मिनिमाइज करा गया है। ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स ऐसी चीज होती है कि जो आपके रिसर्च रिजल्ट को, रिजल्ट कुछ बोलेगा और रियलिटी कुछ और बोलेगी, फर्क डाल देगा। एक दो एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं इसको, कि अगर हम लोग का इस पर रिसर्च करनी है अगेंस्ट द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड टुवर्ड्स द सीड्स, कि एक लैंड पर हम एक ऐसी सीड लगा रहे हैं, मिलती जुलती लैंड हो, सेम सॉइल नेचर हो, सेम एरिया हो, सेम लेबर आर वर्क फोर्स हो, इस पे अगर हम सारे लोग काम कर रहे हैं और उसके बाद हम प्रोडक्टिविटी को मैच कराएं रिसर्च में, तो क्या बारिश, बारिश तो हमारे उसके कंट्रोल के बाहर, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, हम तो काम कर रहे हैं बीज के ऊपर। हम तो ये गेज करेंगे कि ये बीज डाला गया, इसमें इतना डाला गया, इसमें इतना डाला गया, इसमें बीज नंबर ए डाला गया, इसमें बीज नंबर बी डाला गया, इसमें सी डाला गया, इसकी प्रोडक्टिविटी पीछे कैसे थी, अभी कैसी है, इस पर रिसर्च हो रही ना। वी आर जस्ट कनेक्टिंग विद द सीड्स टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड इन द टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी, बट रेन इज अ वेरी इक्वल इफेक्ट ऑन इट, इट इज ऑल्सो अ वेरिएबल। अगर हमने इसको पूरी तरीके से इग्नोर करके छोड़ा हुआ है, देन हमारे रिजल्ट बोलेंगे कुछ और एक्सट्रेनियस वेरिएबल पूरा प्रभाव बदल देगा। इज इट? इसको बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, कि जो वेरिएबल आपकी रिसर्च पर असर डाल दे, और जिसको आपने, आपके रिसर्च का एरिया नहीं है, तो आपकी डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल होंगे, या आप हटा नहीं सकते किसी भी प्रॉब्लम से, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को नहीं हटा सकते। तो उनको कितना मिनिमाइज कर सकते हैं आप, और उनके इफेक्ट को बहुत हद तक आप मिनिमाइज कर सकते हैं या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इस पे फोकस करते हुए काम करना है कि उनका असर कितना पड़ना है। या तो इस पे भी आपके पास पहले का कोई ऐसा डेटा हो कि जिसको आप इनटेक कर लें अपनी रिसर्च में, देन योर रिसर्च गोइंग टू बी मच मोर मीनिंगफुल, मच मोर यूजफुल। एग्री? यस सर। ओके, तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल की बात सबको समझ आ गई है अच्छे से। ये कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी लेवल पर। अगर एक क्लास के साथ ये रिसर्च की जाए कि इसमें जो है वो इनकी कितनी क्लासेस हो रही हैं, इसके अगेंस्ट में इनके मार्क्स का इवेल्युएशन, एक रेशियो देखा जाएगा कि किसी क्लास के किसी सेक्शन में अगर कुछ कम क्लास हो रही है तो क्या परसेंटेज आ रहा है, किसी सेक्शन में ज़्यादा क्लास हो रही है तो क्या परसेंटेज आ रहा है। अगर इस वेरिएबल पे केवल हमने काम किया तो इसमें भी बहुत सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं, उनकी अपनी सेल्फ स्टडी, उनके अपने अलग पढ़ाई के घंटे, कई सारे फैक्टर्स हैं ऐसे कि जिनको हमको साथ लेके चलना पड़ेगा, या उनके इफेक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दीज आर द एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं कि जो आपके लिए क्या करते हैं कि अगर आपने इनको कंट्रोल नहीं किया तो ये एरर क्रिएट कर देते हैं, विच इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल एरर। क्योंकि आपने तो काम किया लेकिन आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो एरर दे रहा है, तो अब आप इस पे जाओगे कि क्या मेरे काम करने के तरीके में कोई गलती है? नहीं है,
आपने बिल्कुल सारा सब कुछ सही किया था, तो एक्सपेरिमेंटल एरर है ये, ड्यू टू द एक्सट्रेनियस वेरिएबल। नाउ कंट्रोल, नेक्स्ट पॉइंट, वो इसी का फॉलोअप है। मीन्स हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल दिस एक्सपेरिमेंटल एरर। आप ये मान के चलिए कितनी भी अच्छी से अच्छी रिसर्च हो, कुछ ना कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल होंगे, तो यू हैव टू यूज सम कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंटल एरर के ऊपर। आपने सारे डिफाइंड और यूज्ड और वेल टेस्टेड मेथड्स अप्लाई किए इन योर रिसर्च, फ्लॉलेस काम है आपका बिल्कुल, नथिंग you have done incorrect. Still some type of error you are finding in the experiments, because your experiment is based on dependent and independent variable, and your dependent variable is influenced by the extraneous variable. That is why these experimental errors are. यही तो हो रहा है ना, कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो क्या कर रहा है, ये वो प्रभावित हो रहा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल से। अगर वो प्रभावित हो रहा है तो क्या होगा, वो अगर प्रभावित हो रहा है तो असर दूसरा दिखाई देगा थोड़ा बहुत, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंटल एरर। इसके कंट्रोल के लिए आपकी डिजाइन में जगह होनी चाहिए और आप रास्ता बनाएं। अभी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है केवल, ठीक, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं। तो इसका काम क्या होगा बेसिकली, कि जो मैंने पहले बोला कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं इनके इफेक्ट को मिनिमाइज करें अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, एंड स्टिल इफ दे आर देन न्यूट्रलाइज अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। हर चीज की एक सीमा है, कहाँ तक आप उसको रोक सकते हैं वहां तक आप रोकिए। फिर आप मान के चलेंगे कि कुछ भी हमने किया है तो इसमें ये 2.5%, 1.5% और समथिंग ये एरर रहेगी, क्योंकि कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते ही हैं कि उनको फुल्ली बाहर किया ही नहीं जा सकता, बट यू हैव मिनिमाइज्ड योर रिजल्ट्स। तो आप कह सकते हो कि जो मैंने किया वो काफी हद तक सही है, इसमें 2-4-5% की गुंजाइश हो सकती है, ठीक। तो ये कंट्रोल्स हैं। फिर कंट्रोल के बाद हम लोग आएंगे कन्फाउंडेड रिलेशनशिप। ना व्हाट इज दिस कन्फाउंडेड रिलेशनशिप, मैंने आपको बोला था कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है सबसे ज्यादा आपके लिए फोकस्ड एरिया, यू हैव टू बी फोकस ऑन। तो इफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सट्रेनियस वेरिएबल एंड द variables on which you are studying is called the confounded relationship. आप तो उस रिलेशनशिप को टेस्ट कर रहे हो जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है, कि अगर हम इतना बीज डाल रहे हैं तो हमें लैंड की फर्टाइलिटी देखनी है, तो क्या उपज हो रही है। आप तो इस पे काम कर रहे हो ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, लेकिन बारिश का अपना एक अलग रोल है। तो ये बारिश क्या है, कंफाउंडेड रिलेशनशिप है। इस एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, उसकी पहचान एकदम अलग कि वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, लेकिन रिलेशनशिप कंफाउंडेड है। व्हाट वी आर रिसर्चिंग, वी आर रिसर्चिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। यही तो अध्ययन है कि अगर मुझे एक रिलेशनशिप का डिग्री या रेशियो पता चल जाए, देन वी कैन डिजाइन और प्लान आवर फ्यूचर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड फ्यूचर टाइप ऑफ फर्दर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। अगर मैं एक ये निकाल लूँ कंक्लूजन कि ये वाला बीज इतना डालने पे इतनी उपज होती है, तो आगे एक निर्णय बनता है कि अगर मुझे इस रेशियो पर रिटर्न चाहिए इन द टर्म्स ऑफ यील्ड, तो बीज ए की जगह बीज बी ज्यादा फायदेमंद है। बात समझ आ रही, आगे डिपेंड कर रहा है। तो एक रिलेशनशिप ये भी तो बन रही है बारिश के कारण वाली, इसको बोलेंगे कंफाउंडेड रिलेशनशिप, ठीक। तो ये बेसिकली इफेक्ट ही है एक्सट्रेनियस वेरिएबल का, ठीक है, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। अंडरलाइन करके इसको लिखिए, कंफाउंडेड रिलेशनशिप मींस द एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का वो इफेक्ट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिसको अलग नहीं किया जा सकता आपके डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। लाख कोशिश कर लें आप, उसको अलग नहीं कर सकते। दैट इज कंफाउंडेड रिलेशनशिप, वो जुड़ा ही रहेगा, जिसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल एरर क्रिएट करेगा, लेकिन उसके लिए आपको जगह छोड़नी पड़ेगी कि इतना तो असर इसके लिए छोड़ ही दो भाई। जैसे सारी चीजें बेटा कॉमन कर दी जाएं एक क्लास के अंदर, इनकी क्लास भी फुल की फुल हुई, इनको स्टडी मटेरियल सेम का सेम दिया गया, इनको सेम टू सेम सारे टीचरों ने पढ़ाया, सारा सब कुछ किया, फिर भी आप ये दावा कर सकते हैं कि सारे बच्चों के मोर और लेस एक ही एवरेज में मार्क्स आएंगे? नहीं कर सकते। तो कोई तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल काम कर रहा है वहां पे। सारी चीज सबको एक जैसी उपलब्ध कराई जाए इन अ क्लास, regarding to the lectures, regarding to the teacher, regarding to the study materials, regarding to the query settlement, whatever पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी बातें हो वो सबको एक साथ उपलब्ध कराई दी जाए।
क्या रिजल्ट सेम आएगा? नहीं आएगा। कोई, इसका मतलब कुछ कंफाउंडेड रिलेशनशिप चल रही है पीछे। अगर आप मिनिमाइज भी कर दें, इंटेलिजेंसिया का इतना रेशियो हम हटा देते हैं, फिर हम इसका भी इतना हटा देते हैं, फिर भी बिल्कुल सेम नहीं होगा, क्योंकि किसी का प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट है किसी के दूसरे से, किसी की राइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, हर चीज के असर है। ये सब एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं जो कंफाउंडेड रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं इन योर रिसर्च। हमारी तो रिसर्च इस पे थी ना कि क्या आपको किस क्लास को जो सारी सुविधाएं मिले उसके हिसाब से रिजल्ट आउटपुट इन द टर्म्स ऑफ रिजल्ट क्या होगा, इन द टर्म्स ऑफ मार्क्स क्या होगा। इफ इट इज डिफर मीन्स देयर इज सम एक्सट्रेनियस वेरिएबल, और if you are minimizing it, still some experimental error is there, means the relationship is confounded. क्लियर हो गया सारे अच्छे से सारी बातें कि एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है जो आपके रिसर्च पे है, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा प्रभाव डाल देगा अगर आपने उस पर काम नहीं किया हुआ है, फिर रिसर्च के रिजल्ट की मीनिंग ही बदल जाएगी। अगर आपने उस पर बहुत सारा काम किया, उसको रोकने का प्रयास किया, सारे मेथड्स किए, इसके बाद भी कुछ ना कुछ तो रह जाएगा जिसको हटाया ही नहीं जा सकता, उसको बोलेंगे कंफाउंडेड रिलेशनशिप। ठीक, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ रिसर्च डिजाइन, क्योंकि जब डिजाइन बन जाएगी तब आगे प्रोसेस पे काम होगा। प्रोसेस तो सिंपल सिंपल था, वो तो बोलता है डाटा कलेक्ट करो, उसको मिलाओ, उस पर काम कर लो। अब डेटा के साथ दूसरा डेटा कौन जुड़ा हुआ है, वो कैसा असर डाल रहा है, ये सारा काम आपको अलग से देखना पड़ेगा इन द रिसर्च डिजाइन, और उनको अलग से कैटर करना है। ठीक, Yes, sir. ओके, अगला देख लेते हैं हम Yes, लोग sir. पॉइंट। ओके, अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, रिसर्च हाइपोथेसिस। यहाँ पर भी एक छोटे टर्म में आ रहा है, तो छोटे टर्म में हम लोग बात करते हैं, इसका पूरा चैप्टर रहेगा तब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट which creates a potential relationship between the two variables। आपको जब लिखना हो तो लिखने के लिए आप लिख सकते हैं। ठीक, हाइपोथेसिस इज द testable statement, means you have to test some statement of a potential relationship between the two variables, बिल्कुल। और बाकी फिर उसको you have created a hypothesis which may in the move to get the answer in yes or no, तो yes और no का आंसर ही तो ये डिसाइड करेगा कि whether there is any potential relationship or not। तो हाइपोथेसिस क्या आप बनाएंगे जो ये बताए कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध है, ऐसा क्वेश्चन बने। ठीक ना, अब क्वेश्चन यही है कि क्या ये बीज डालने से इतनी उपज होती है, ये एक अगर सवाल है तो इसका जवाब हम माने कि हाँ उपज अगर इतने परसेंट तक आ रही तो हाँ कोई रिश्ता है। ठीक, तो वो हाइपोथेसिस हो गई, और वो उसके साथ आपके रिजल्ट के साथ टेस्ट हो गई कि अगर हमने 100 खेत लिए थे, उन 100 खेत में 70 खेत में इस परसेंटेज के ऊपर उपज आ रही है, इसका मतलब इस बीज से उपज का कनेक्शन है बढ़ने से। तो टेस्टेबल स्टेटमेंट बन गया आपका एक, और उसके आंसर्स के लिए जो डेटा यू हैव एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, या जिन लोगों ने ये बीज डाला था उनके पास क्या उपज आई, इस तरीके से आप डेटा को कलेक्ट करके काम कर सकते हैं। सेम विद द मार्क्स, सेम विद द एनी रिसर्च। तो जब भी आप ये हाइपोथेसिस बनाओगे तो इसमें एक दो तीन पॉइंट्स आपको लिख लेने चाहिए कि कैसी बने और क्या हो। द हाइपोथेसिस, देखिए, द हाइपोथेसिस मस्ट बी एन एडिक्वेट आंसर टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। The hypothesis may be the adequate answer to the specific problem। ठीक, जो आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड वो एडिक्वेट आंसर हो एकदम। ठीक है, वो आंसर एडिक्वेट हो तभी तो आपकी वो प्रॉब्लम का जो वो है वो सॉल्व हो पाएगा। ठीक, तो इतनी अच्छी आपको डिजाइन करनी है कि कोई एम्बिगिटी उसमें बचे ना। अगर कुछ भी एम्बिगिटी बच रही है मींस फिर आपकी हाइपोथेसिस करेक्ट नहीं है, वो बिल्कुल सही रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। ठीक, अगला, द हाइपोथेसिस मस्ट हैव सम लॉजिकल सिंप्लिसिटी। उसमें कुछ लॉजिकल सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, अब तो कि जो भी आप बना रहे हैं उसके पीछे परफेक्ट तर्क हो,
कि कहीं आप बोल पाए हाँ मैंने ये क्वेश्चन डाला है तो ड्यू टू द रीजन ऑफ दिस एंड दिस, and if my question is producing this answer means it is satisfying my this and this need of the research. Some logics or reasons may behind your hypothesis. ठीक है, अगले उस पर चलते हैं हम लोग। इसका अगला, द हाइपोथेसिस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द क्वांटिफाइड फॉर्म। जो आपकी हाइपोथेसिस बने ये क्वांटिफाइड फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके, कि कोई भी चीज हमारी तभी तो जाकर वो काम करेगी जब हम उसको कुछ यू कैन से कुछ कंपैरिजन कर पाए, इजंट इट? कुछ उसके ऊपर रिजल्ट अभी ड्रॉ कर पाएंगे जब वो कुछ क्वांटिफाई फॉर्म में हो। मैंने बोला ना आपको अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आपको क्वालिटी पर रिसर्च करनी थी, क्वालिटेटिव आदमी की क्वालिटेटिव डेटा पर रिसर्च करनी है, तो आप कैसे बताओगे नहीं भाई ये आदमी बहुत अच्छा है, नहीं 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 बहुत 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 अच्छा है। तो अब ये जो बहुत अच्छा से बहुत अच्छा से बहुत बहुत अच्छा, तो 3 डिग्री तो आपने बना दी ना। फिर वो हाँ ठीक है Yes, चौथी sir. डिग्री बन गई, वो खराब है, या 5वीं डिग्री बन गई, ऐसे कई डिग्री बन सकती है। न्यूमरिक डेटा नहीं है, फिर भी आपने कोशिश की कि इसको एक हम कोई न्यूमरिक फॉर्म ही तो आप दे रहे हो। अब अगर आपने 10 लोगों पे काम किया तो आप गिनती गिन सकते हो कि 10 बहुत अच्छे हैं, 10 में से 4 बहुत अच्छे हैं, 2 बहुत 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 अच्छे हैं, और 2 जो है वो हाँ ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको? आपने क्वालिटेटिव डेटा को भी आपको एक रेंज देनी ही पड़ जाती है इन द टर्म्स ऑफ द न्यूमरिक वैल्यूज, देन यू Yes, sir. कैन मेक अ रिसर्च ऑन इट। जो डेटा न्यूमरिक है वो तो ऐसा सिंपल, उस पर तो आप कर ही लेंगे सारा। मैं एग्जांपल आपको वहां से दे रहा हूँ जहाँ डेटा न्यूमरिक होता नहीं। अब आपको किसी के नेचर पे देना है अगर, और 10 लोगों के किसी नेचर पे आप काम कर रहे हैं, तब कोई आपको मिनिमम रेस्पेक्टेबल एरिया रखना पड़ेगा कि इसको हम मानेंगे कि इट इज ओके। अब इससे जो एक्सीड कर रहा है देन इट इज गुड, इससे जो एक्सीड कर रहा है वो और अच्छा है, इससे जो एक्सीड कर रहा है वो वेरी वेरी गुड है। ऐसे ही नीचे 2-3 लाइन बना लेंगे और इसमें उस डेटा को बांटने की कोशिश करेंगे, इज इट? तो आप जब आप ऐसा करोगे तभी तो आप ये बता पाओगे कि हाँ इन 10 में ये 4 बड़े अच्छे हैं, या अगर हमने 4 क्लासेस पे किया तो ये क्लास बड़ी अच्छी है in perfect in this particular respective area of their quality or the personality, तभी तो आप कर पाएंगे। तो इसको भी आपको जो आपकी हाइपोथेसिस हो वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में क्वांटिफाई कर पाए, उसको आप मतलब गिनती के रूप में उसको टर्न अप कर पाए। ठीक, जो क्वांटिटेटिव डेटा Yes. है उसमें तो कोई झगड़ा नहीं है, क्वालिटेटिव है तो उसको भी आपको टर्न अप करना पड़ेगा इन द टर्म ऑफ क्वांटिटी। ये बोल रहा है वो हाइपोथेसिस ऐसी बने। फिर अगला, हाइपोथेसिस मस्ट बी वेरीफाइएबल, उसका वेरिफिकेशन हो सके, आप जो बनाए उसको वेरीफाई करा पाए। ठीक, वेरीफाई करा पाए। वेरीफाई, ये जो हम लोग इसी का एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर 5 क्लास के बीच में काम हुआ है तो हम एक रेंज रखें कि अगर क्लास के 70% के ऊपर बच्चे इस वाली क्वालिटी के इसके रेंज के ऊपर जा रहे हैं तो ये क्लास अच्छी मानी जाएगी, तो फिर ये क्लास एवरेज मानी जाएगी। तो ये वेरीफाई हो रहा है ना कि इसके ऊपर जो जाएंगे वही अच्छे हैं। ठीक, तो Yes, sir. वेरीफाइबिलिटी होनी Yes, sir. चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसका हाइपोथेसिस का, यू मस्ट बी स्टेटेड द हाइपोथेसिस दैट it may allow to be refuted, REFUTED। ठीक, अब मुझे बोलते बोलते लगभग 35 मिनट से ऊपर हो गया है, तो जस्ट टेक ए ब्रेक ऑफ 1 or 2 मिनट्स। तो ये पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ठीक, और सेकेंडरी अभी तक जो डिस्कस हो गया उस पर अगर कोई क्वेरी आ रही है तो वो भी आप ढूंढ के सेटल कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों के लिए 1 से 2 मिनट का समय प्लीज। मैं अब अपना थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर देता हूँ, तो आप आराम से देख के बता दीजिए।
यस बच्चों, पहले क्वेरी हो तो वो पूछ लीजिए, फिर इसको आप लोग बता दीजिएगा थोड़ा सा। एनी क्वेरी बेटा, पीछे में अब तक जो भी 4-5 पॉइंट हम लोग के डिस्कस हो रहे हैं? नो सर, समझ में आ गया है पीछे के ओके, सारे। तो जो ये हाइपोथेसिस वाला लास्ट पॉइंट है, ये थोड़ा बताएंगे आप क्या है इसका मतलब? सर ये लास्ट में मैंने अलाउ टू बी रेफ्यूटेड जो लिखा है, तो इसका मीन समझ नहीं आ रहा। एनीबडी एल्स? यस सर। सर इसका हाँ मतलब बोलिए। है कि कोई भी स्टेटमेंट या थ्योरी रॉन्ग हो सकती है रिसर्च। हाँ बिल्कुल मे ठीक, भी शायद क्योंकि यही। करेक्ट करेक्ट सही तरफ है आपका। जो भी ये आपका बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ वर्ड मीनिंग की बात है। रिफ्यूटेड मीन्स आपको केवल वो दायरा भी छोड़ना है कि आपकी हाइपोथेसिस को नकारा जा सके। ठीक, इस तरीके से आप उसको नहीं डिजाइन और सेट करेंगे, ऐसी थ्योरी नहीं बनाएंगे और इस ढंग से उसको प्रस्तुत करेंगे। इट्स मस्ट बी स्टेटेड इन ए फॉर्म टू अलाउ, वर्ड आ रहा है अलाउ, कि आप ये रास्ता छोड़ें कि अपने डेटा को या उसको, कि इट मे बी रिफ्यूटेड, कि उसको नकारा भी जा सके कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक ना, वरना हर आदमी रिसर्च करने के बाद उस रिसर्च के पॉजिटिव आंसर ही चाहेगा। तो आप ये जगह भी छोड़े कि उसमें निगेटिव आने की गुंजाइश हो, आपके हाइपोथेसिस को नकारा भी जा सके। वो हाइपोथेसिस पे आएंगे आप, तब और बेहतर समझ आ जाएगा कि अधिकतर बनाई हिसाब से जाती है कि नकारी जाए तो मतलब सही है। ठीक, तो वो उस दिन, अभी इतनी बात है केवल कि उसको इतना स्पेस अलाउ हो कि उसको, आपकी हाइपोथेसिस को बोला जा सके कि नहीं ये गलत है, ये थ्योरी गलत हो सकती है। क्योंकि ये कोई भी अगर पिछली थ्योरी या कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो उसके पीछे भी कई सारे काम होंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट रिफ्यूट, उसको बिल्कुल आप आउटराइटली रिजेक्ट करें या उसको आप मना कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क, देन इट इज़ डिफिकल्ट। ठीक ना, तो वो यस आप सर। इतनी जगह आप छोड़ें। यस, एनीबडी एल्स कुछ कहना चाह रहे हैं कुछ? नो, तो अगले उस पे आ जाते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। ये भी एक थ्योरी है कि आपकी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होनी है वो एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में भी हो सकती है और नॉन एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में भी हो सकती है। इस तरीके से भी कॉन्सेप्ट में आप ध्यान रखें। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में ही हाइपोथेसिस को टेस्ट कराएं, नॉन एक्सपेरिमेंटल में भी हो सकती है। क्लियर? इतना बोल रहा है केवल वो कि ये जो आप हाइपोथेसिस बनाएं, इस बात का भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए आप। ये हो सकता है कि वो एक्सपेरिमेंटल बेस पे भी टेस्ट की जा सकती है और नॉन एक्सपेरिमेंटल बेस पे भी टेस्ट की जा सकती है। ठीक, दोनों ही बेस पे यस टेस्ट की जा सकती है। सर। यस, तो अगला एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स, ये भी एक थ्योरी है। ये एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स ये क्या है? कंट्रोल ग्रुप्स, जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो कंट्रोल ग्रुप्स मतलब कुछ लोग आपने अलग निकाले, उनके ऊपर आपने अपने रिसर्च का कुछ अप्लाई किया, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपने अप्लाई नहीं किया। मीन्स व्हाट यू आर क्रिएटिंग द कंट्रोल ग्रुप्स। और वो कंट्रोल ग्रुप्स आपके वो बड़े वाले डेटा से निकल के बाहर आए हैं, मतलब किसी यूनिवर्स से, किसी पॉपुलेशन से। मतलब इस कंट्रोल ग्रुप में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किसी आपके बड़े यूनिवर्स के या पॉपुलेशन का हिस्सा है और उनमें कॉमनलिटी है इन जनरल। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे कि वो कंट्रोल ग्रुप पे आपने टेस्ट किया तो उसके जो रिजल्ट्स हैं, देन यू कैन एबल टू जस्ट जर्नलाइज दोज रिजल्ट्स ऑन द फुल पॉपुलेशन और द एरिया। ठीक ना, कि अगर आपको कोई काम करना है तो जैसे किसी चीज, कुछ ऐसी कोई दवा है कि एक कोई ऐसी बीमारी, मान लीजिए कि ऐसी कोई बीमारी या दवा है कि अधिकतर लोग उसको नहीं ले रहे और कुछ लोग उसको ले रहे हैं। तब आप कोई उसके लिए हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि जो लोग ले रहे हैं उनमें क्योर परसेंटेज
और जो लोग इस दवा को नहीं ले रहे हैं उनमें क्योर परसेंटेज कितना है, ठीक, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन का रेट और जो लोग दवा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं उनके बीच के हॉस्पिटलाइजेशन का रेट, जब इस पर आप एनालिसिस करोगे तो ये कंट्रोल ग्रुप हो गया आपका, कि जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो। कंट्रोल करने में आपको ये भी देखना है कि जो लोग इस दवा को ले रहे हैं उनमें क्या रेशियो है और जो लोग नहीं ले रहे हैं उनमें क्या रेशियो है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो ये कंट्रोल ग्रुप बना, ठीक। दो तो आप कंपैरिजन करा के देख पाएंगे कि हाँ इसका कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या, और इफेक्ट हो रहा है तो क्या इसको फिर बाकी सब पे लागू किया जा सकता है। तो ये कंट्रोल ग्रुप होगा। और एक्सपेरिमेंटल मतलब बड़े टर्म में करना होगा आपको, ठीक। यस सर। थोड़ा बड़ा टर्म होगा ये, छोटे कंट्रोल ग्रुप्स नहीं होंगे, बड़ा टर्म होगा जिनके ऊपर आपको काम करना होगा, ठीक। अब ट्रीटमेंट्स जल्दी जल्दी चल रहे हम लोग काफी। ट्रीटमेंट्स कुछ नहीं है बेटा, ये सब जितना आप पढ़ते चले आ रहे हो वही है। जो आपने एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल ग्रुप बनाए, ठीक, इन पर जो आपने काम किया, ठीक है ना, ये तो ग्रुप थे और आपने काम किया, तो जो काम आपने किया उनके ऊपर इसको बोलेंगे ट्रीटमेंट। बस इतनी सी बात है। बाकी कितनी भी थ्योरी आप इसकी पढ़े आपको बात यही मिलेगी केवल। अच्छे से जहां भी आपको मिलेगा जो भी हो तो उसको आप पढ़िए तो आपको मिलेगा ऑन विच यू हैव मेक योर टेस्टेड। तो इफ यू मेक योर टेस्टेड मीन्स यू हैव ट्रीटिंग देम, यही ट्रीटमेंट है, ठीक। यस ये सर। ट्रीटमेंट है। और वो कंट्रोल ग्रुप वो एरिया है जिसके ऊपर आपने काम किया। अब इस ट्रीटमेंट के बेसिस पर आगे आप फर्दर अपने रिजल्ट बता सकते हैं कि वी हैव ट्रीटेड दिस कंट्रोल ग्रुप और उसका ये निकल कर आया है ट्रीटमेंट का एरिया। तो अब आप कंपेयर करोगे ट्रीटेड वर्सेस अनट्रीटेड, वरना क्या बोलोगे कंट्रोल ग्रुप और नॉन कंट्रोल ग्रुप के ऊपर ये फर्क है। किस चीज का फर्क है? द ट्रीटमेंट विच आई हैव मेड, व्हाट वाज द ट्रीटमेंट, द इनकुलेशन ऑफ द ड्रग्स, जो मैंने दवाइयाँ खिलाई या कुछ किया, ठीक। तो ये ट्रीटमेंट है। तो यहां तक की बात हो गई। अगला पॉइंट क्या था? एक्सपेरिमेंट। यस सर। मुझे लग रहा है कि अब मेरी थोड़ी क्लास भी बोल दे भाई, थका दिया है आप लोगों ने मुझको। लगभग धीरे धीरे 45 से 50 मिनट हो रहे हैं। प्लीज टेक द ड्राइविंग सीट फॉर जस्ट 2 to 3 मिनट्स, 2-3 मिनट के लिए केवल। देवियों सज्जनों मदद करें। देखिए इतनी प्यार से आपको कोई कंट्रीब्यूट करने के लिए कभी नहीं कहेगा, ठीक। जल्दी से बताइए एक्सपेरिमेंट अपनी सिंपल टर्म्स में कि कहाँ जा रहा है ये, इसका क्या मतलब हो सकता है। प्लीज बेटा ट्राई। बिल्कुल आसान है, इसको मैं कई बार आपसे अभी तक बोल चुका हूँ। मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं खुद बोलना शुरू कर, माइक को बंद कर दे रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं खुद ही बताना शुरू कर देता हूँ। 1-2 मिनट में आप शुरू हो जाइए फटाफट। इंटरेस्ट आएगा बेटा, आपको अच्छा लगेगा। 1-2 लोग कोई कोशिश तो करें, क्योंकि ये कई बार अभी डिस्कस हो चुका है, मैं कई बार इसको बोल चुका हूँ। एक्सपेरिमेंट उसी तरीके की बात है ये। अब हिंट भी दे दे रहे हैं तो आप लोग बता लेंगे कि जिस तरीके से कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट में कोई भी फर्क नहीं था, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट में भी कोई फर्क नहीं है। तो अब आपको केवल बताना है। आवाज नहीं आ रही है। अरे आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही, मैंने अपना स्पीकर बंद किया हुआ था। बोलिए ऐश्वर्या। यस सर। सर किसी भी एरिया पे और प्रोडक्ट पे जैसे हम लोग काम कर रहे थे या टेस्ट कर रहे थे, तो उसी पे सर उसी हाइपोथेसिस पे या किसी उसी प्रोडक्ट को लेके उसी एरिया पे स्टेप बाय प्रोसीजर ले जाना सर, ये एक्सपेरिमेंट है। बिल्कुल ठीक है। तो कितना आसान है ये झिझक खत्म हो जाए बिल्कुल, और कुछ थोड़ी है। अरे जो आपने काम किया वही तो एक्सपेरिमेंट है।
वो Yes, sir. एक्सपेरिमेंट है तब तक जब तक आप उसको किसी रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जब आपने उसका कंक्लूजन दे दिया हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद, तो वो रिजल्ट बन गया, उसके पहले तो एक्सपेरिमेंट ही है सारा। अगर आप क्लास का या किसी का आईक्यू का लेवल टेस्ट कर रहे हो तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, और इफ सम स्टूडेंट्स यू आर डूइंग द सच टेस्ट विद द होल क्लास, तब आप कोई रिलेशन दे पाओगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसका को रिलेशन आपको टेस्ट करना है। इज देयर एनी को रिलेशन विद द वेरिएबल्स ऑफ, कुछ भी हो सकते हैं आपके वेरिएबल उनके साथ में। सेकेंड, कि जो किसी भी तरीके के एक्सपेरिमेंट मीन्स इन वेरी सिंपल टर्म्स, जो आपने काम किया को रिलेशंस के बीच, को रिलेशन ही तो ढूंढ रहे हैं आप दो वेरिएबल्स के बीच में। तो इसको करने के लिए आप क्या कर रहे हो, डाटा ला रहे हो, लगा रहे हो, ये कर रहे हो, तो ये सारा काम क्या है, एक्सपेरिमेंट है। अब तो 12th तक सबको थोड़ी बहुत वो पढ़ाई जाती है ना, साइंस। क्या करते हैं आप एक्सपेरिमेंट में? अगर केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है तो ये लाए और वो मिलाया, अच्छा ये बन गया, बना या नहीं बना, फेल हो गया, लेकिन आपने किया क्या, एक्सपेरिमेंट। ये तो बोलते हैं ना आज मेरी एक्सपेरिमेंट की क्लास है केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, वहां जाके आप क्या करेंगे? अगर बोल दिया जाएगा ये रखा है वर्नियर कैलिपर्स, जरा इसका वो निकाल के बताइए कैसे निकलता है। अब वो आपको आता है नहीं आता है, कुछ भी आपने उसमें डाला, चूड़ी चढ़ाई और नोट किए, फिर दोबारा डाला, नोट किया, रिजल्ट वैसे आए नहीं आए जैसे आने चाहिए, लेकिन ये सारा काम क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट। क्लास किस चीज की थी, एक्सपेरिमेंट की। तो आपने जितना ये सारा आप बेसिकली, अगर आप इस हिसाब से काम कर रहे हो कि आप अब अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने जा रहे हो डेटा, तो ये क्या हो जा रहा है, एक्सपेरिमेंट। जहां तक आप डाटा कलेक्ट करके ला रहे हो, एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि वहां पर तो आप ला रहे हो, एक बेस बना रहे हो। व्हाट बेस बना रहे हो अपने टेस्ट के लिए, अपने टेस्ट के लिए बेस बना रहे हो। और जब आप बेस इसको कर रहे हो अपने टेस्ट को, तो आप क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर टेस्टिंग, इफ यू आर टेस्टिंग एनीथिंग, व्हाट यू आर डूइंग, द एक्सपेरिमेंट। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, और कुछ भी नहीं है ये अलग से। ट्रीटमेंट तब हो जाएगा जब किसी छोटे एरिया पे काम हो रहा है, और है तो एक्सपेरिमेंट ही ना, इतनी छोटी सी बात है। अब एक्सपेरिमेंट यूनिट्स, ये भी बड़ा आसान है। सारी बातें डिस्कस एक्चुअली हो चुकी है, इसलिए मैं रोक रोक के आपसे केवल पूछ रहा हूँ। इन द लॉन्ग डिस्कशन ये जितना चल रहा है, ऑल द थिंग्स इज ऑलमोस्ट कवर्ड। इससे रिलेटेड चीजें काफी हद तक आप सुन चुके हैं या जान चुके हैं। तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या हो गई, तो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ओके, उसकी मिनिमम यूनिट। ठीक, एक उसकी यूनिट वो हो गई कि अगर कई सारे लोग हैं एक्सपेरिमेंट मटेरियल का हिस्सा, तो उसमें एक, जिस वेरिएबल पर आप स्टडी कर रहे हो उसकी एक छोटी यूनिट, वो यूनिट आपके लिए क्या है, सच टू बी डिफाइंड एज द एक्सपेरिमेंटल यूनिट। इतना ही आसान है, और कुछ भी नहीं है। इतनी आसान चीज रिसर्च डिजाइन, आप बताइए, कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें। तो चलिए, अब जो हम लोगों ने छोटा और बात की हुई है मेथड्स की या क्लासिफिकेशंस की, इसमें सबसे पहला एक्सप्लोरेटरी है। तो एक्सप्लोरेटरी मीन्स, मुझे तो समझ नहीं आ रहा एक्सप्लोरेटरी क्या होता है, प्लीज। अब तक आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका है कि मेरी ख्वाहिश क्या है, ऑलवेज इन द क्लास, मे बी class may be in the mode of discussion, and if there is a just discussion by a single side, then it is discussion. No, it is maybe the preaching, maybe the lecture, ये डिस्कशन कहाँ रहा वो। ठीक, लेक्चर वहां तक जहां तक हम आपको कोई नई बात बता रहे हैं अपने हिसाब से, हो सकता है आप हमसे पहले जान रहे हो, वहां तक लेक्चर है। लेकिन जब आप जान गए, हम भी जान गए उसको थोड़ा कम ज्यादा, वो बात अलग है। तो डिस्कशन होना चाहिए, तब डेवलपमेंट ऑफ द क्लास होगा। तो डिस्कसिव मोड थोड़ा बना रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है बेटा। ठीक, इससे हम लोग कम से कम सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं,
और क्लास भी आपकी बोरिंग नहीं होगी, वरना वन साइडेड लेक्चर्स और एक लेवल पे जाके बोरिंग भी हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग बहुत अच्छे हो, बोरिंग ना हो, लेकिन हो भी सकते हैं। दैट इज वाई आई ऑलवेज कंपल टू सम आंसर्स में आई नीड विद यू, और उसके लिए मैं आपको बार बार इंक्रोच करता हूँ कि हाँ कुछ बोलिए कुछ बोलिए। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, चलिए अभी हम ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर तक तो आप उसमें आएंगे नहीं। तो जिसमें आप कुछ एक्सप्लोरेशन करें, बोले कुछ नई चीज, कुछ नया दायरा, दैट इज द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक ना, एक्सप्लोर करते हैं आप नेट पे जाओगे, कोई अपनी साइट को क्या हो रहा है भाई, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मतलब आप क्या करो, एक्सप्लोर करो। रिसर्च ऐसी हो जो एक्सप्लोर कर रही है किसी काम पे, ठीक है। इनको फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी बोलते हैं, आप लिख सकते हैं। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, जल्दी से लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव 2-4 हैं, तो फटाक से लिख लेते हैं हम लोग। precise formulation of the problem. First, the objective of the exploratory research is the precise formulation of the problem. Second, provide more knowledge to the researcher about the problem environment. Next, establishes priorities for further research. Establishes priorities to further research. To provide appropriate information and collection procedure for the given situation. To provide information collection procedure for the given situation. To determine nature of relationship between various factors associated in the problem. Gathering information on the problems associated with doing conclusive research. These are the objective of exploratory research design और फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिजाइन, ये उसके ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक, तो अब आपसे गुजारिश ये है कि जब हमारी आपकी कल मुलाकात हो, तो आज जितना डिस्कस हुआ है इस पे कोई क्वेरी अगर आपकी बनती है तो सबसे पहले उसको आप सेटल करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सेशन। और कल के इस सेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि ये जो रिसर्च डिज़ाइन के मेथड्स हैं इन पर आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग, जिसमें एक्सप्लोरेटरी पहली है और उसके अंदर भी 2 हैं, केस स्टडी एंड स्टैटिस्टिकल। तो इतना तो कम से कम कवर हो जाए, इसमें जितना ज़्यादा कवर हो जाए तो थोड़ा आप देख आएंगे तो और अच्छा हो जाएगा हमारे आपके साथ। ठीक, तो यस सर, एक नज़र देख लीजिएगा कल आने के पहले, ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप चलिए पढ़ाई की बात बंद कर दें।
मुझे ये बताइए कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड आपके काम हो गए? अधिकतर लोग वैक्सीनेटेड हो गए यस सर। हमारी क्लास के? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। कोई भैया बचना नहीं, बार बार हम बोले दे रहे हैं विद रिक्वेस्ट, कोई बचेगा नहीं आप में से, ये रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ अगर आपको फ्रेंड सर्किल में, अपने घर परिवार रिश्ते नातेदार में कोई हेजिटेट दिखाई दे रहा है तो उनको आप मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आप भविष्य हैं आगे देश का। ठीक, तो उनको मोटिवेट कीजिए, उनको समझाइए कि नहीं, यही अभी जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है। अगर हम सब लोग स्वस्थ हैं तभी सब कुछ है बच्चा, तभी पढ़ाई है, तभी क्लास है, तभी कुछ भी है, कोई रिलेशन है, तभी कुछ भी है। ठीक, और वैक्सीनेट जरूर हो जाइए। अगर किसी कोई वैक्सीनेट नहीं है तो उसको बोलो कि व्हाट यू आर डूइंग। आप अगर नहीं करने जा रहे हो, इसका फायदा होगा, नुकसान होगा, बहुत सारे हिंड्रेंस हैं, लेकिन अगर आप लगाओगे तो आप पे भी आके अगर चेन रुकती है तो यू आर डूइंग अ गुड ह्यूमन सर्विस, क्योंकि आपसे आगे अगर वो 100 लोगों को, स्लॉट नहीं मिल रहा है। यस, स्लॉट नहीं सर, मिल रहा स्लॉट नहीं है, मिल उसकी रहा है। बात बाद में करते हैं यार, पहले मेन बात कर लेते हैं हम संकल्प जी। सर फायदा नहीं अगर मिल रहा किसी था, को अभी आपको तो नहीं मोटिवेट हुआ करना है है। तो कैसे बताएंगे? एक मिनट रुक जाइए। यस अगर सर, यस सर, आपको फायदा किसी को मोटिवेट करना है तो कैसे करोगे भैया? उसको बोले बड़ा ह्यूमन सर्विस का काम है भाई, आपसे आगे 100 से 50, इसमें कितने लोग कितना भुगत जाएंगे। तो अगर आप उसको कम से कम अपने को बचा के उसको रोक सकते हो, और वैक्सीनेशन से फिर आगे जल्दी ट्रांसमिट नहीं होगी, अभी तक का स्टडी यही है, तो कितना बड़ा आप ह्यूमन सर्विस कर रहे हैं अगर वैक्सीनेटेड हैं। हाँ, स्लॉट की बात यह है कि आपके 18 से 44 में आपका अगर सैटरडे तक बुक है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप देख लीजिए संडे की दूसरे दिन सुबह 9 से 11 के बीच में, सैटरडे को एक बार रात में, किसी किसी दिन संडे पूरा ऑफ होता है, वैक्सीनेशन होता नहीं है, तो उस दिन आपको सुबह मिल जाएगी। संडे में 9 बजे से ट्राई करना शुरू कर दीजिए, अधिकतर मिल जाएगी। हमने तो सबको करा दिया बेटा, जितने मिलने जुलने वाले सब, मैं बच्चों को दोनों को लगवा दिया, उनकी तो डबल डोज भी हो गई। उनको पहली तारीख को ही लगा था ये, जैसे आपका ये स्टार्ट हुआ है 18 से 44 वाला फर्स्ट डे, और उनकी 29 को डबल डोज भी हो गई। तो तरीका वही है कि आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, सर्चिंग करिए, और जैसे सैटरडे तक का स्लॉट बुक दिखा रहा है आपको, तो एक बार सैटरडे की रात में 2-3 घंटे ट्राई कर लीजिए, और नहीं फिर संडे की सुबह ट्राई कर तो लीजिए। दिखाता है तो दूर का दिखाता है बिल्लौर घर घर का, हाँ, तो वो लेट आप एंटर भीतर होते गाँव होंगे का। ना। हाँ तो नहीं सर, नहीं सर, किदवई नगर में। नहीं, तो आपकी एंट्री साइट पे लेट होती होगी, उसके पहले बुक हो जाता है, और हाँ रेंडमली सर, कभी भी खुलता है यस सर, यस सर, यही चीज होती है ना, तो रेंडमली बिल्लौर कभी भी भीतर खुलता गाँव है। इधर उधर दिखाता है। हाँ सर। तो उसका तरीका वही है कि फिर आप जैसे सैटरडे को नहीं रहा तो बीच बीच में अगर आप ट्राई करते रहेंगे, तो कई लोग रीशेड्यूल करते हैं, तो रीशेड्यूल करने में ओकेजनली एक आध सीट कभी खाली हो जाती है, तो वो भी बड़े मुकद्दर से बुक होगी, तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक भैया, गर्ज हमारी है, हमको 4 बार दौड़ के जाना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना? ये जो हम लोग का नेचर होता है, और खास तौर से यंग एज में सबसे ज्यादा होता है कि 4 बार हमारे मन का नहीं हुआ, काम का नहीं हुआ, तो हम बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं, रूठ भी जाते हैं, पापा बुरा भी मान जाए, चल अच्छा तेरी तरफ मैं देखूंगा ही नहीं। तो ये इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें हमारी गर्ज है। ठीक, ये मान के जब आप करेंगे और एक ह्यूमन कॉज मान के आप करेंगे, तो फिर आपको ये मोटिवेशन देगा। ठीक, और फिर हम बोलेंगे कोशिश करिए आप सारे लोग हों, और आपसे जुड़े हुए सारे लोग हों, आगे हम लोग की मुलाकात हो तब मुझे ये सुनने को मिले, नहीं भाई सब हो गए। ठीक, ओके, थैंक यू, वेरी नाइस मीटिंग विद यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। है। थैंक यू ऑल।